दोस्तों, हमारे समाज में लड़कियों को बचपन से एक कहानी सुनाई जाती है कि एक दिन एक राजकुमार यानी कि प्रिंस आएगा। वो तुम्हारा हाथ थामेगा और उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम इस सपने को इतना सच मान लेते हैं कि हम रियलिटी देखना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि कभी कभी राजकुमार के भेष में एक राक्षस यानी कि मॉन्स्टर भी आ सकता है। आज की कहानी किसी बिजनेस टाइकून की नहीं है। ये कहानी एक सर्वाइवर की है। ये कहानी उस लड़की की है जिसने 17 साल की उम्र में दुनिया से लड़कर शादी की और 18 साल की उम्र में उसी शादी ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। वो लड़की जिसके पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके शरीर पर रोज नए नील पड़ते थे, जिसे सोसाइटी ने, मायके ने और किस्मत ने ठुकरा दिया था। लेकिन उस लड़की ने मरना नहीं चुना, उसने लड़ना चुना। उसने मरीना बीच की रेत पर अपना पसीना बहाया और उसी रेत से उसने अपना सोना उगाया। उनका नाम है पैट्रिशिया नारायण। आइए चलते हैं 1970s के चेन्नई में, जहां एक टूटे हुए घर के अंदर एक लोहे की औरत बन रही थी। चैप्टर 1, द केज ऑफ लव, 1977 टू 1981। द रिबेलियन। पैट्रिशिया एक बहुत ही कंजर्वेटिव और वेल टू डू क्रिश्चियन फैमिली से थी। उनके पिता गवर्नमेंट ऑफिसर थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पैट्रिशिया कॉलेज में थी। उम्र 17 साल। ये वो उम्र होती है जब खून गर्म होता है और दिमाग सपनों में उड़ता है। उन्हें एक लड़के से प्यार हुआ, नारायण। नारायण उनसे बड़ा था, बातें अच्छी करता था। पैट्रिशिया को लगा यही वो इंसान है जो उन्हें समझता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। पैट्रिशिया क्रिश्चियन थी, नारायण हिंदू ब्राह्मण था। उस जमाने में यानी कि 1977 में इंटर रिलीजन मैरिज एक पाप माना जाता था। जब पैट्रिशिया ने घर पर बताया तो हंगामा हो गया। पिताजी ने साफ कह दिया, अगर तुमने उस लड़के को चुना तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई बाप था। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। एक तरफ पिता का गुस्सा था, दूसरी तरफ नारायण का प्यार। पैट्रिशिया ने प्यार को चुना। उन्हें लगा कि दुनिया प्यार से चलती है। उन्होंने बगावत की, घर से भाग गईं और नारायण से शादी कर ली। उन्हें लगा कि अब वो आजाद है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक पिंजरे से निकलकर एक जेल में जा रही हैं। द रियलिटी चेक। शादी के कुछ महीने बाद ही पैट्रिशिया का सपना टूटने लगा। जिस नारायण को वो हीरो समझती थी, वो असल में एक विलन था। नारायण कोई काम नहीं करता था। वो सुबह घर से निकलता और रात को लड़खड़ाता हुआ वापस आता। वो ड्रग्स लेता था, हेरोइन, गांजा, शराब। वो पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ इंसान था। शुरू में पैट्रिशिया ने सोचा कि वो अपने प्यार से उसे बदल देंगी। हर लड़की यही सोचती है कि मैं इससे सुधार लूंगी। लेकिन एडिक्टेड इंसान प्यार से नहीं सुधरता। प्यार की जगह पैट्रिशिया को मिली हिंसा यानी कि वायलेंस। ये हिस्सा सुनना मुश्किल है, लेकिन ये जरूरी है। नारायण रोज रात को घर आता। अगर खाना थोड़ा ठंडा होता तो वो प्लेट फेंक देता। अगर पैट्रिशिया पैसे मांगती तो वो उसे मारता। वो बेल्ट से मारता, दीवार पर पटकता। पैट्रिशिया चीखती, रोती, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पड़ोसी सुनते थे, पर कोई बीच में नहीं आता था। पति पत्नी का मामला है। वक्त बीता। पैट्रिशिया के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। अब जिम्मेदारी बढ़ गई थी, लेकिन नारायण का नशा और बढ़ गया था। घर में खाने के लिए राशन नहीं होता था, बच्चों के लिए दूध नहीं होता था। एक बार ऐसा हुआ कि पैट्रिशिया का बेटा भूख से रो रहा था। पैट्रिशिया ने नारायण से कहा, कम से कम बच्चों के लिए तो दूध के पैसे दे दो। नारायण ने अपनी जेब से पैसे निकालने की बजाय पैट्रिशिया को बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटा और कहा, अपने बाप से मांग कर ला, मेरे पास नहीं है। पैट्रिशिया अपने मायके गई, अपने पेरेंट्स के पास गई, लेकिन पिताजी ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने कहा था, तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हैं। वो वापस आई, खाली हाथ। उस रात उन्होंने बच्चों को पानी पिलाकर सुलाया। एक माँ के लिए अपने बच्चे को भूखा सुलाना खुद मर जाने से ज्यादा दर्दनाक होता है। द ब्रेकिंग पॉइंट। एक रात नारायण ने हद पार कर दी। वो नशे में पागल हो चुका था। उसने पैट्रिशिया का गला दबाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में खून था। वो पैट्रिशिया को जान से मार देना चाहता था। पैट्रिशिया की सांसें रुक रही थीं, लेकिन तभी उन्हें अपने बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने उन्हें ताकत दी। उन्होंने नारायण को धक्का दिया और भागकर बाथरूम में घुस गई। उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर लिया। पूरी रात वो बाथरूम के ठंडे फर्श पर बैठी रही। बाहर नारायण दरवाज़ा पीट रहा था, गालियां दे रहा था।
अंदर पेट्रिशिया रो रही थी। उनके दिमाग में कई ख्याल आए। मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मैं ये सब खत्म कर देती हूँ। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? ये आदमी उन्हें अनाथ आश्रम में डाल देगा या मार देगा। उसी बाथरूम में सुबह होने से पहले पेट्रिशिया ने एक फैसला लिया। एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट हुआ। उन्होंने खुद से कहा, बहुत हो गया रोना। मैंने प्यार करने की गलती की है, मानती हूँ। मैंने बाप की बात नहीं मानी, मानती हूँ। लेकिन अब मैं मरने की गलती नहीं करूंगी। मैं इस आदमी के भरोसे नहीं रहूंगी। मुझे पैसा कमाना होगा, चाहे झाड़ू मारना पड़े, चाहे सड़क पर खड़ा होना पड़े। मैं अपने बच्चों को इस नरक से निकालूंगी। चैप्टर 2, द 50 पैसा वॉर, 1982 टू 1985। द स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी। फैसला तो ले लिया था, लेकिन रास्ता क्या था? पेट्रिशिया के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, क्योंकि शादी के चक्कर में पढ़ाई छूट गई थी। कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, जेब में पैसा नहीं था। उन्हें सिर्फ एक चीज आती थी, कुकिंग। वो अच्छा खाना बनाती थीं, अचार, जैम, स्क्वॉशेस। उन्होंने अपनी माँ से चोरी छिपे कुछ पैसे उधार लिए। उन्होंने घर पर अचार और जैम बनाना शुरू किया। वो अपने पुराने दोस्तों के पास जाती और कहती, प्लीज ये खरीद लो। कुछ लोग तरस खाकर खरीद लेते, कुछ लोग मना कर देते। लेकिन इससे जो पैसा आता था वो नारायण छीन लेता। पेट्रिशिया को समझ आ गया कि घर से काम करने में कोई फायदा नहीं है, उन्हें बाहर निकलना होगा। द आइडिया ऑफ द कार्ट। चेन्नई में मरीना बीच बहुत फेमस है। वहां शाम को हजारों लोग आते हैं हवा खाने। पेट्रिशिया के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं वहां एक मोबाइल कार्ट यानी कि ठेला लगाऊं और वहां कॉफी, टी और स्नैक्स बेचूं तो? आज के ज़माने में फूड ट्रक कूल लगता है, लेकिन 1982 में एक अच्छे घर की लड़की सड़क पर ठेला लगाएगी? ये सोसाइटी के लिए शर्म की बात थी। लोग क्या कहेंगे? देखो ऑफिसर की बेटी चाय बेच रही है, देखो कैसी गंदी औरत है, मर्दों के बीच खड़ी है। पेट्रिशिया को पता था कि ये ताने मिलेंगे, लेकिन उनके पास ईगो रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि पेट में भूख थी। उन्होंने स्लम क्लियरेंस बोर्ड से परमिशन ली। उन्होंने एक सेकंड हैंड ठेला किराए पर लिया। उस पर लिखा, टी, कॉफी, स्नैक्स। जून 21, 1982, द लॉन्गेस्ट डे। वो तारीख थी जून 21, 1982। पेट्रिशिया ने अपना ठेला मरीना बीच पर लगाया। दोपहर की धूप थी, समुद्र की लहरें शोर मचा रही थी। पेट्रिशिया अकेली वहां खड़ी थी। डर लग रहा था, पैर कांप रहे थे। उन्होंने घर से कॉफी बनाकर फ्लास्क में रखी थी, कुछ कटलेट्स बनाए थे। लोग आते, ठेले को देखते और आगे बढ़ जाते। कोई रुक नहीं रहा था। पेट्रिशिया की आंखें लोगों को बुलाना चाहती थीं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी, शर्म रोक रही थी। घंटा बीता, 2 घंटे बीते, शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। पेट्रिशिया ने सोचा, शायद ये आइडिया फेल है, शायद मैं फेल हूं। तभी एक कस्टमर आया। उसने एक कप कॉफी मांगी। पेट्रिशिया ने अपने कांपते हाथों से कॉफी डाली। उसने पी, पैसे दिए और चला गया। बस पूरा दिन खत्म। पेट्रिशिया ने हिसाब लगाया। टोटल सेल 1 कप ऑफ कॉफी, कमाई 50 पैसे यानी कि 98। जब वो घर वापस जा रही थी ऑटो में, जिसका किराया 50 पैसे से ज्यादा था, तो वो रो रही थी। उन्हें लगा उन्होंने गलती कर दी। घर पहुंचते ही नारायण ने मजाक उड़ाया, आ गई बिजनेस वुमेन, कितने करोड़ कमाए? मैंने कहा था ना तेरी औकात नहीं है, तू सिर्फ घर में मार खाने के लायक है। लेकिन अगले दिन पेट्रिशिया वापस गई। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई प्लान बी नहीं था। उन्होंने सोचा, कल 1 बिका था, आज शायद 2 बिकेंगे। उन्होंने अपनी क्वालिटी पर फोकस किया। उन्होंने देखा कि बीच पर लोग भजिया और कटलेट्स पसंद करते हैं। वो सुबह 4 बजे उठती, ऑटो पकड़कर मार्केट जाती, सस्ती सब्जी खरीदती, घर आकर मसाला पीसती, मैटर बनाती, दोपहर को ठेला लेकर बीच पर खड़ी हो जाती। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। लोगों को उनके हाथ का स्वाद पसंद आने लगा, उनकी सफाई पसंद आने लगी। जो लोग पहले दिन देखकर चले जाते थे, अब वो रुकने लगे। 50 पैसे की सेल 50 रुपए हुई, फिर 100 रुपए, फिर 500 रुपए। एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने दिन का 2500 रुपए कमाया। ये उस जमाने में एक सरकारी ऑफिसर की महीने की सैलरी से ज्यादा था। पेट्रिशिया को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने वो पैसे अपने आंचल में बांध लिए। उस दिन उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि वो बेचारी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। दी इंडिपेंडेंस। अब पेट्रिशिया बदल गई थी। अब जब नारायण चिल्लाता तो वो डरती नहीं थी। अब जब वो पैसे मांगता तो वो मना कर देती थी। उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला। उन्होंने घर का किराया खुद देना शुरू किया। मरीना बीच की वो भीड़, वो धूप, वो पसीना, वो पेट्रिशिया का स्कूल बन गया था। वहाँ उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट सीखा। उन्होंने सीखा कि कस्टमर से कैसे बात करनी है। उन्होंने सीखा कि पुलिस वालों को कैसे हैंडल करना है। उन्होंने सीखा कि गुंडों से कैसे निपटना है।
वो लड़की जो कभी बाथरूम में छुप कर रोती थी, अब वो सड़क पर खड़े होकर हजारों लोगों को कॉफी पिला रही थी। लोग उन्हें द कार्ट लेडी कहने लगे, इज्जत मिलने लगी। लेकिन पट्रिशिया को नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है। उन्हें लग रहा था कि उनकी लाइफ सेट हो गई है, लेकिन किस्मत उनके लिए एक ऐसा इम्तिहान तैयार कर रही थी जो उनकी जान निकाल लेगा। एक ऐसा हादसा जो इस बनी बनाई दुनिया को राख यानी ऐश कर देगा। 1990s आते आते पट्रिशिया सक्सेसफुल हो चुकी थी। उनका ठेला अब एक बड़ा केटरिंग बिजनेस बन चुका था। उन्होंने स्लम क्लियरेंस बोर्ड की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। बाद में उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट की कैंटीन मिल गई। वो दिन के 20-30 हज़ार रुपए कमा रही थी। वो औरत जो कभी ऑटो का किराया बचाने के लिए सोचती थी, अब अपनी लग्जरी कार में घूमती थी। उनके बच्चे, बेटा प्रवीण और बेटी संदीपा बड़े हो गए थे। संदीपा उनकी जान थी। वो सिर्फ बेटी नहीं, पट्रिशिया की पार्टनर थी। संदीपा ने अपनी MBA कंप्लीट की और माँ के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया। जिंदगी परफेक्ट लग रही थी, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि जिंदगी हमारे प्लान्स के हिसाब से नहीं चलती। किस्मत ने पट्रिशिया को पैसा तो दे दिया था, लेकिन अब वो उनसे उनकी जान मांगने वाली थी। एक ऐसा हादसा होने वाला था जो इस शेरनी को वापस घुटनों पर लाने वाला था। चैप्टर 3, द क्रैश एंड द साइलेंस, 2004, द वेडिंग एंड द ड्रीम्स। साल 2004, पट्रिशिया की बेटी संदीपा की शादी तय हुई। पट्रिशिया बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। उन्हें लगा कि अब उनके सारे फर्ज पूरे हो गए हैं। अब वो और उनकी बेटी मिलकर बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएंगे। संदीपा शादी के बाद भी माँ के साथ काम करती थी। वो माँ की ताकत थी। पट्रिशिया अक्सर कहती थी, मेरी बेटी मेरी सक्सेस का असली रीजन है। जब मैं थक जाती थी वो मुझे उठाती थी। द ब्लैक डे। एक दिन संदीपा अपने पति के साथ कार में कहीं जा रही थी। चेन्नई की सड़क, तेज रफ्तार ट्रैफिक। अचानक एक रोड एक्सीडेंट हुआ। ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। एक बड़ी गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का कचूवर निकल गया। खबर पट्रिशिया के पास पहुंची। मैम, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी आइए। पट्रिशिया अपना सब काम छोड़कर भागी। उनके दिमाग में चल रहा था, शायद चोट लगी होगी, शायद फ्रैक्चर होगा। मैं बेस्ट डॉक्टर्स को बुला लूंगी, मेरे पास पैसा है, मैं उसे बचा लूंगी। लेकिन जब वो स्पॉट पर पहुंची या हॉस्पिटल पहुंची तो वहां सिर्फ खामोशी थी। डॉक्टर्स ने सर झुका लिया। संदीपा, वो 20-22 साल की लड़की जिसने अभी जिंदगी शुरू की थी, वो जा चुकी थी। उसके पति की भी मौत हो गई थी। ऑन द स्पॉट। द कोलैप्स। एक माँ के लिए अपने जवान बच्चे की लाश देखना दुनिया का सबसे बड़ा टॉर्चर है। पट्रिशिया जो अपने नशेड़ी पति से नहीं डरी, जो सड़क पर लोगों के तानों से नहीं डरी, वो अपनी बेटी की लाश देखकर टूट गईं, बिखर गईं। उन्हें लगा कि भगवान ने उनके साथ धोखा किया है। मैंने इतनी मेहनत क्यों की? मैंने किसके लिए पैसे कमाए? अगर मेरी बेटी ही नहीं रही तो इस एम्पायर का मैं क्या करूंगी? उस दिन के बाद पट्रिशिया ने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया। कैंटीन बंद हो गई। कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होने लगे। कस्टमर्स फ़ोन करते, वो फ़ोन नहीं उठाती थी। वो अपने कमरे में अंधेरे में बैठी रहती थी। लोगों ने कहा, पट्रिशिया खत्म हो गई, अब वो वापस नहीं आएगी, ये दुख उसे खा जाएगा। 2 साल, पूरे 2 साल तक पट्रिशिया डिप्रेशन में रही। वो जिंदा लाश बन गई थी। उनका बेटा प्रवीण उन्हें समझाता, माँ प्लीज़ उठो, दीदी चली गई पर मैं हूँ। लेकिन पट्रिशिया को कुछ सुनाई नहीं देता था। उन्हें लगता था कि उनकी जीत ही उनकी हार बन गई है। वो वापस सुसाइड के बारे में सोचने लगी थी। द टर्निंग पॉइंट। एक रात पट्रिशिया सो रही थी। उन्हें सपने में या ख्याल में अपनी बेटी संदीपा महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे संदीपा कह रही हो, माँ, आपने मुझे पालने के लिए, मुझे बचाने के लिए उस नरक से लड़ाई की थी, आज आप हार मान लोगी? अगर आप ऐसे ही रोती रहीं तो मेरी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? माँ, आपको उठना होगा मेरे लिए। सुबह जब पट्रिशिया उठी तो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। उनकी आंखों में वही पुरानी आग वापस आ गई थी। उन्होंने सोचा, मेरी बेटी चली गई, मैं उसे वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं उसका नाम जिंदा रख सकती हूँ। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि दुनिया मेरी बेटी को याद रखेगी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस बिजनेस में आएंगी, लेकिन इस बार सिर्फ पैसे के लिए नहीं, इस बार लेगेसी के लिए। चैप्टर 4, द एम्पायर ऑफ संदीपा, 2006 टू प्रेजेंट। द ट्रिब्यूट। पट्रिशिया ने अपने बच्चे कुछ पैसे इकट्ठे किए और चेन्नई में एक नया रेस्टोरेंट खोला। ये कोई ठेला नहीं था, ये एक प्रॉपर रेस्टोरेंट था। उन्होंने इस रेस्टोरेंट का नाम क्या रखा? संदीपा। लोगों ने पूछा, आपने मर गई बेटी के नाम पर रेस्टोरेंट क्यों खोला? ये अपशगुन नहीं है,
पट्रिशिया ने कहा, नहीं, जब लोग यहाँ आएंगे, खाना खाएंगे और कहेंगे वाह संदीपा का खाना कितना अच्छा है, तो मुझे लगेगा कि मेरी बेटी जिंदा है। हर बार जब कोई उसका नाम लेगा वो मेरे लिए अबर हो जाएगी। उन्होंने जी जान लगा दी। सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक वो किचन में रहती थी। उन्होंने वही स्वाद वापस लाया जिसने उन्हें फेमस किया था। संदीपा रेस्टोरेंट चेन चल पड़ी। 1 ब्रांच से 2, 2 से 4, दी एम्बुलेंस सर्विस, पर्पस ओवर प्रॉफिट। लेकिन पट्रिशिया का दिल अभी भी भारी था। उन्हें याद था कि उनकी बेटी रोड एक्सीडेंट में मरी थी। शायद अगर वक्त पर एम्बुलेंस मिल जाती तो वो बच सकती थी। इंडिया में एक्सीडेंट विक्टिम्स को अक्सर हेल्प नहीं मिलती क्योंकि पुलिस केस का डर होता है या एम्बुलेंस लेट होती है। पट्रिशिया ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निकालना शुरू किया। उन्होंने फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। जहाँ भी एक्सीडेंट होता पट्रिशिया की एम्बुलेंस पहुंच जाती। वो बिना किसी पैसे के घायलों या इतनी इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचाती। उन्होंने प्रण लिया, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और माँ के साथ नहीं होने दूंगी। किसी की बेटी सड़क पर दम नहीं तोड़ेगी। ये बिजनेस नहीं था, ये सेवा थी। इसने उन्हें वो सुकून दिया जो करोड़ों रुपए नहीं दे सकते थे। द फिक्की अवार्ड। दुनिया ने उनकी मेहनत और उनके जज्बे को देखा। 2010 में फिक्की ने यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उन्हें विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। ये इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है। सोचिए उस सीन को, एक बड़ा सा हॉल, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कैमरास, लाइट्स। स्टेज पर वो औरत चढ़ती है जिसने कभी 50 पैसे की कॉफ़ी बेची थी, जिसने अपने पति की मार खाई थी, जिसने अपनी बेटी की लाश उठाई थी। आज वो बिजनेस आइकॉन बनकर खड़ी थी। जब उन्होंने अवार्ड लिया तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, दिस इज फॉर यू संदीपा, द प्रेजेंट डे स्टेटस। आज पट्रिशिया नारायण सिर्फ एक रेस्टोरेंट ओनर नहीं है, वो एक ब्रांड है। उनके अंडर 200 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इनमें से कई लोग वो हैं जो ड्रग एडिक्ट्स थे या नरक जैसी जिंदगी जी रहे थे। पट्रिशिया ने उन्हें काम दिया, सुधारा और नई जिंदगी दी। उनका डेली टर्नओवर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का है, यानी ईयरली करोर्स। वो आज भी क्वालिटी चेक करने खुद किचन में जाती है। उनकी लाइफ पर मूवी बनने की बातें होती है। कॉलेजेस उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं। वो स्टूडेंट्स को कहती हैं, मेरा पति नशेड़ी था, मेरा ठेला फेल हो गया था, मेरी बेटी मर गई थी, मेरे पास हार मानने के 100 रीज़न थे, लेकिन मैंने लड़ने का एक रीज़न ढूंढा, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो दोस्तों, पट्रिशिया नारायण की कहानी हमें क्या सिखाती है? नंबर 1, डिग्निटी ऑफ लेबर। ठेले पर कॉफ़ी बेचना छोटा काम नहीं है। छोटी वो सोच है जो कहती है कि लोग क्या कहेंगे। अगर पट्रिशिया शर्म कर लेती तो आज वो बिलियनर नहीं होती। नंबर 2, पेन इज़ फ्यूल। पट्रिशिया का दर्द उनकी ताकत बना। पहले पति का दर्द उन्हें घर से बाहर लाया, फिर बेटी का दर्द उन्हें बिजनेस में वापस लाया। नंबर 3, इंडिपेंडेंस इज फ्रीडम। एक औरत तभी आज़ाद होती है जब वो आर्थिक यानी फाइनेंशियली रूप से आज़ाद होती है। पट्रिशिया ने प्रूव किया कि एक औरत को किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आज आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है, अगर लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद कीजिए चेन्नई के मरीना बीच पर खड़ी उस अकेली औरत को, जिसने लहरों से लड़कर अपना महल बनाया। अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं? नेवर गिव अप, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।